Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज हम लोग बेसिक्स ऑफ वेक्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई सिंबल में जाके पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। पिछली बार हमने देख लिया था पार्ट 1 में कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। मान लीजिए अगर दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है अपने पास, ये अपने पास बी वेक्टर था, तो हमने पता लगाया था कि पैरेललोग्राम लो या ट्राइंगल लो कुछ भी लगा के हमने ये बताया था कि ये रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड हमने पता लगाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो ये हमारे पास आंसर होता है। अगर हम एक कंडीशन लें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाए हमारे पास, उस केस में यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तब हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो हम चाहे तो याद रख सकते हैं ताकि बार बार निकालना ना पड़े जब भी इक्वल वेक्टर हमारे पास आएंगे। तो वो क्या होगा, इनको ए पुट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज इक्वल टू ए मान लेते हैं हम। तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, प्लस आएगा हमारे पास बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर ही आएगा, बी को ए पुट कर दिए, प्लस 2a इंटू ए ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। फिर हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जानते हैं कि 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल कॉस थीटा होता है। तो वो आइडेंटिटी देखते हैं पहले। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 रूट के बाहर आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से सिर्फ कॉस ऑफ थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ओनली इन दैट केस जब a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इस कंडीशन के लिए। तो ये हमें रिजल्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हम लोग वेक्टर एडिशन कर चुके थे और उसके लिए अभी हमने रिजल्टेंट भी देखा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब है अगर दो वेक्टर हमारे पास है a और b, तो a माइनस b हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके एक तरीका और है इसे कैलकुलेट करने का कि हम एडिशन की हेल्प से ही इसे कैलकुलेट करें। मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, a में ऐड कर देंगे माइनस b के वेक्टर को, तो भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। हम जानते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक a वेक्टर है हमारे पास और ये एक b वेक्टर है, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से आएगा पैरेललोग्राम लॉ से। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, a प्लस b होगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। मान लो a माइनस b, तो a वेक्टर एज इट इज रहेगा, बी वेक्टर का माइनस का मतलब से 180 से रोटेट कर देंगे। तो 180 से रोटेट किया तो बी वेक्टर इधर आ जाएगा। अब इन दोनों का हमें फिर से एडिशन ही तो करना है, तो फिर से पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये एडिशन हो गया। लेकिन इसमें फर्क क्या हुआ, मान लो शुरू में इसमें एंगल 60 डिग्री था, तो अब का एंगल कितना हो जाएगा। देखो टोटल एंगल होता है 180, यहाँ से यहाँ तक 180 है, बी यहाँ पर घूम गया तो ये कितना बचा 180 माइनस दिस एंगल, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो 180 माइनस थीटा बन गया। अगर हम अब हम लोग सब्ट्रैक्शन को निकाले, s निकाले अगर हम, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन को निकालने के लिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर हमारे पास अभी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, अगर ये थीटा था मान लो पहले, तो अब अपने पास क्या बन गया 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा पुट करेंगे बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस 2ab कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हमें नॉर्मली वेक्टर को नहीं रोटेट करना है, हमें सिर्फ दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं उसका सम हमारे पास आएगा, यानी रिजल्टेंट एडिशन हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
और उसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जो हमने अभी भी यहाँ से प्रूव करके निकाला है। इसी में अगर हम एक पैरेललोग्राम लो को इस तरीके से देखें कि मान लो ये a वेक्टर है अपने पास और ये है b वेक्टर, तो फिर ये भी अपने पास a वेक्टर हो जाएगा और इधर हो जाएगा b वेक्टर। तो हम लोग यही लगा लेते हैं, ये फिर से a वेक्टर है अपने पास, देखो क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, और ये भी अपने पास b वेक्टर हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर हम लोग ये डायगोनल लेते हैं D1 डायगोनल जो है ये हमारे पास हमें दिख रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू D1, a प्लस बी इज इक्वल टू D1 वेक्टर। अच्छा, अगर डायगोनल 2 लेते हैं हम लोग, डायगोनल 2 ऐसे इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डायगोनल 2 लेते हैं D2, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि a प्लस D2 इज इक्वल टू बी, यानी a प्लस D2 इज इक्वल टू बी अपने पास आया। तो यानी यहाँ से आ जाएगा D2 की वैल्यू अगर निकालें तो वो अपने पास आ गई b माइनस a आ गई। तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम में फर्स्ट डायगोनल हमें शो करता है दोनों का सम a प्लस बी, और सेकंड डायगोनल हमें शो करता है b माइनस दिस वेक्टर। तो ये बस एक जनरल है जो हमें देखना है, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि अगर एक कार है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, वो चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके बाद वो टर्न करती है ईस्ट में वो टर्न कर जाती है सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें डेल वी यानी चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शंस का पहले तो पता रहना चाहिए कि चारों डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट 90 डिग्री पे होती है, और उनके बीच में जो डायरेक्शन होगी जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो ये यहाँ से भी 45 इस तरीके से बनाएगी, ठीक है, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो इनमें सब में 45 डिग्रीज बनेगा। तो एंगल का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि ये हमें दे रखी है नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वो टर्न करती है इस तरीके से ईस्ट में 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर v माइनस यू जो हम बोलते हैं डेल वी। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास ईस्ट में है क्योंकि वो ईस्ट में मुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इसका पॉजिटिव वेक्टर लेना है 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल हमारे पास ये थी नॉर्थ में, उसका नेगेटिव लेंगे तो 180 से रोटेट करके साउथ में आ जाएगी इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड। अब इनका हमें सिर्फ एडिशन लेना है। एडिशन लेने के लिए, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है 90 डिग्री पर है, तो इसका एडिशन हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा 5√2, और डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी अपने पास, साउथ ईस्ट, सिंपल, क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये टोटल दोनों के बीच में 90 डिग्री है। जब हम इसमें रिजल्टेंट फ्लो लगाएंगे तो cos 90 से 0 हो जाएगा, √a² प्लस b² ही बचेगा, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। यहीं पर अगर क्वेश्चन हमसे पूछा होता कि चेंज इन स्पीड बताओ, तो चेंज इन स्पीड 0 हो जाता, क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर है, 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी दोनों केस में, डायरेक्शन से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0 रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं, वो जिसका रिजल्टेंट 0 होता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो a वेक्टर यहाँ पर है और इस तरीके से हमारे पास एक b वेक्टर है, तो हम जानते हैं कि उसका रिजल्टेंट एडिशन का यहाँ पर आता है r, ठीक है। अगर मान लो हमने, क्योंकि एक ऑर्डर में लिया है कि a और b ऑर्डर में है, एरो और टिप ऐसे जा रही है, तो रिजल्टेंट हमने देखा था ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। अगर मान लीजिए ये वेक्टर की डायरेक्शन ये ना होकर ये लिखते हैं हम लोग, तो क्या होता, इसका मतलब a वेक्टर यहाँ होता और b वेक्टर होता इस जगह पर, और r ये लिखा होता हमने। उस केस में क्या होता है, ये तीनों मिलाकर 0 हो जाते। कैसे 0 हो जाते, इसको प्रूफ देखते हैं। पहले बोल रहे हैं ये कि a प्लस बी प्लस r जो है वो 0 रिजल्टेंट देते। कैसे देखते हैं, अगर मान लो मैं इसे माइनस r लिख दूँ, ये है a, ये है b, तो हम इसका नेगेटिव r भी ले सकते हैं, इसकी डायरेक्शन 180 करके इसे माइनस भी लिख सकते हैं, तो वो हमने किया। तो एरो इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का r, ठीक है। अब उस केस में क्या है, इन दोनों का सम ये है, ये तो हमें पता ही है कि एक ऑर्डर में है, इस तरीके से जा रहे हो, जब एरो इस तरफ हो एरो इस तरफ हो, तो फाइनल टेल से इनिशियल अपने पास यहाँ तक रिजल्टेंट आता है, इनिशियल टेल से फाइनल हेड तक।
तो ये हम जानते हैं इधर से, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस आर, ये हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। माइनस आर की वैल्यू होगी तो जब आर को इधर लेके आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसे हम बोलते हैं जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। जब भी सारे वेक्टर एक ही ऑर्डर में आ जाएंगे और एक क्लोज फिगर बना देंगे तो वो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा। जैसे कि अगर हम ये काम पॉलीगन में भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीगन में तो हम जितने चाहे वेक्टर्स ले सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरा लिया और सारों को मिला दिया, पूरी क्लोज फिगर बन गई। तो इन सब का प्रोडक्ट अगर ये है ए बी सी डी ई एफ, तो हम लिख सकते हैं सबका सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, और जितने चाहें उतना लिख सकते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि क्लोज फिगर में 0 वेक्टर हम बना सकते हैं। मतलब मैक्सिमम तो चाहे कितने भी वेक्टर ले सकते हैं, पर मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए 0 बनाने के लिए, मिनिमम हमें 2 वेक्टर चाहिए। मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों मिला के 0 बन जाएंगे। लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। मान लो हमें मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, तो हमें 3 वेक्टर चाहिए इस तरीके से, ए बी और आर या फिर से सी बोल दो, ठीक है। इस तरीके से हमें 3 वेक्टर चाहिए, पर उस केस में कंडीशन क्या होगी, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, को प्लेनर होने चाहिए। 3 वेक्टर अगर से 0 रिजल्टेंट बनाना है तो 2 से बनाना है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, 3 से बनाना है तो को प्लेनर होने ज़रूरी होने चाहिए। और अगर मिनिमम हम 4 ले लें, 4 वेक्टर्स, तो हमें कोप्लेनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन ले ली, मान लो कोई भी 3 वेक्टर आपने ले लिए, उसके बाद चौथा बोर्ड के बाहर ले लिया मान लो, या फिर अंदर ले लिया, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास वो प्लेन भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि 2 में हमारे पास सिर्फ इक्वालिटी आ रही थी और 3 में कोप्लेनर, तो 4 में हम बिना कोप्लेनर के भी 0 रिजल्टेंट बना सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वेक्टर का, या फिर इसे हम डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं। मेनली तो यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है ये हमें देखना है। मान लो कोई भी एक वेक्टर होता है हमारे पास, जैसे कि ए वेक्टर है। एक वेक्टर हमेशा 2 चीज़ों से बनता है, हम जानते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो हम एक वेक्टर को हमेशा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ए। अब डायरेक्शन ऑफ ए हम कैसे शो करें, ये बात हम लोग को नहीं समझ में आ रही थी पहले। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन शो करने के लिए हमने फिर से उसे एक ए ही लिखा, एक ऐसा ए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। इसलिए हम चाहते थे इसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन ये डायरेक्शन को शो करे। तो हमने ए कैप, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ए कैप, ठीक है, इससे शो कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन वही है जो वेक्टर की डायरेक्शन है। इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर को शो करते हैं। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो वो होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से अगर आप इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी हमारे पास विद मैग्नीट्यूड 1। इसका मतलब इसी ए में अगर हम छोटा सा 1 यूनिट का काटें इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपने पास ए कैप। इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, और ये हम उसको इस तरीके से शो करते हैं। ये हमें बहुत यूज होगा धीरे धीरे जब हम एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में से शो करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मान लो 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड। तो हम लोग इनके लिए भी यूनिट वेक्टर लेके रखते हैं। एक्स के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई के लिए होता है जे कैप और जेड के लिए होता है के कैप। इसका मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है और वो शो करता है कि जो भी वेक्टर आपके पास है वो एक्स डायरेक्शन में है। जे कैप शो करता है मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। ऐसे ही के कैप शो करता है मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो मान लो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए वेक्टर आई कैप, अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये हमें इस तरीके से हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। बेसिकली रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, जिसे हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मतलब कि x देखो y के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर और y और z भी आपस में 90 डिग्री के, क्योंकि बोर्ड के बाहर है, और x और z भी आपस में 90 डिग्री पे।
तो ये तीनों 90 डिग्रीज पे होते हैं। जितनी भी एक्सिस हैं अगर वो सब 90 डिग्री पे हैं तो उस कोऑर्डिनेट को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का नाम लेते हैं। देखो अगर ये एक स्टैंडर्ड है कि हम एक्स वाई और जेड बाहर की तरफ ले रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसे वाई इसे एक्स मान के फिर जेड बाहर की तरफ हो। वो हम कैसे करते हैं, इसका एक पैटर्न होता है। जैसे कि मान लो अगर हमने एक्स यहाँ लिया है, वाई यहाँ लिया है, तो हमें जेड को लेना होगा उस डायरेक्शन में। जब हम एक्स से अपने राइट पाम को फोल्ड करेंगे तो डायरेक्शन जो थंब की होगी वो हमें जेड की डायरेक्शन बताएगी। जैसे कि एक्स की तरफ रखा, अब हम वाई की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करेंगे तो जेड आ रहा है बोर्ड के बाहर, तो इसलिए जेड को बोर्ड के बाहर शो करेंगे। और हमने भी देखा था पिछले पार्ट में कि बोर्ड के बाहर आने का मतलब है इस तरीके से पॉइंटेड शो करना, और बोर्ड के अंदर जाने का मतलब होता है ऐसे क्रॉस शो करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई और जेड ले सकते हैं। अगर हमें इसे वाई लेना हो तो देखो ये एक्स हो जाएगा, ये है एक्स, उसके बाद ये हो गया वाई, मुझे ऐसे लेना है, तो तब जेड कहाँ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को इस तरीके से एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो जेड क्या होगा, बोर्ड के अंदर, अंदर मतलब अब क्रॉस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम एक्स और वाई ऐसे ले रहे हैं तो बोर्ड के बाहर आ रहा है, जब एक्स और वाई ऐसे ले रहे हैं तो बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो हमें जब भी इन कोऑर्डिनेट को चूज करना है तो हमें ये थंब रूल ध्यान रखना है कि फिंगर्स को एक्स से वाई की तरफ फोल्ड करेंगे तो थंब की डायरेक्शन हमें जेड को पॉइंट आउट करेगी। ये सब समझने के बाद हम पोजीशन वेक्टर के सिग्निफिकेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा ये एक्स और वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक वेक्टर हमने ले लिया तो इसे हम पोजीशन वेक्टर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं है। पोजीशन वेक्टर कई बार हम काइनेमेटिक्स में भी यूज करेंगे और आगे फिजिक्स में बहुत यूज होता है। तो पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था कि वो एक फिक्स्ड वेक्टर है, यानी उसे ओरिजिन से हम हिला नहीं सकते, जबकि ये एक फ्री वेक्टर है जो उठा के हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। तो अगर कोई वेक्टर हमें यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये आर है, तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन पे है, तो ये हमारे पास जो होगा ये एक पोजीशन वेक्टर है। मान लो ये है x इज इक्वल टू 3 पे और ये है y इज इक्वल टू 4 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, आर वेक्टर को, आर वेक्टर को हम लिख लेंगे 3 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है x में, x में हमने पढ़ा आई कैप से लिखते हैं। उसी तरीके से y में प्लस हमारे पास y में कितना है 4 j कैप। हमें हमेशा x की कोऑर्डिनेट अलग से और y की कोऑर्डिनेट अलग से लिखने रहते हैं। अगर मान लो z भी होता, इसके कोऑर्डिनेट हम कर देते हैं 5 है बोर्ड के बाहर, इस तरीके से z 5 में है तो तब आ जाता 5 k कैप। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। जब हमें a b c की फॉर्म में दिया होता है तो हम लिख देते हैं a i कैप, b j कैप और c k कैप। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इस केस में ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि सब लोग एक दूसरे के 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है, तो रिजल्टेंट में हमें cos ऑफ एंगल की जरूरत है ही नहीं। सिंपली इसको हम ऐड कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो r को हम लिख सकते हैं r ऑफ x वाला i कैप में होगा, r y वाला j कैप में होगा और r z वाला k कैप में होगा। उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ x डायरेक्शन वाले का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन वाले का स्क्वायर प्लस z डायरेक्शन वाले का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल होगा तो हम उसमें डायरेक्टली पुट कर पाएंगे। अच्छा, अगर हमें इस केस में पोजीशन वेक्टर निकालने हो सबके तो हम कैसे निकालेंगे, r डिवाइडेड बाय r। हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लो यही वाला, यहाँ पर 3 4 5 है r के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये तीनों प्लेन है, ये बोर्ड के बाहर है तो हम पॉइंटर शो कर देते हैं z को। ठीक है, इस केस में हमें ये दे रखा है 3 4 5 हमारे पास पॉइंट्स है और हमें बोला गया है यूनिट वेक्टर निकालो, r का यूनिट वेक्टर निकालो क्या होगा। तो हम जानते हैं r क्या होगा, सबसे पहले 3i प्लस 4j प्लस 5k होगा हमारे पास। ठीक है, अब r का हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 50 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो रूट 50 आ गया। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू हमारे पास r कैप की वैल्यू हम जानते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, r को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r से और डायरेक्शन ऑफ r से। तो हमें डायरेक्शन निकालनी है, यानी ये निकालना है यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r।
तो आर कैप क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर लिख लेते हैं 3i + 4j + 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड विच मीन्स √50। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इंडिविजुअली से ब्रेक करके, यानी 3/√50 x डायरेक्शन में आ गया हमारे पास, 4/√50 आ गया y कैप j कैप यानी y डायरेक्शन में, और 5/√50 आ गया k कैप यानी z डायरेक्शन। तो इन दोनों तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आंसर जो हमारे पास आएगा ये है यूनिट वेक्टर का आंसर। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल कोसाइन का लॉ क्या होता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है a, ये x डायरेक्शन हो गई, ये y हो गई, और बाहर हमारे पास z हो गई जो ऊपर की तरफ है। तो मान लो ये a वेक्टर है अपने पास। a वेक्टर में क्योंकि हम 3D यहाँ पर शो नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे z से भी इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x डायरेक्शन वाला, ये ay डिस्टेंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो z वाला है az। अब हमने देख लिया कि मान लो a वेक्टर जो है ये x के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, y के साथ जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और z के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमने गामा ले लिया, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। अब a वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, a वेक्टर को लिखेंगे ax ऑफ i कैप प्लस ay ऑफ j कैप प्लस az ऑफ k कैप। ये अगर दो में हो, आपका x और y में ही दिया हो तो सिर्फ i और j तक खत्म हो जाएगा, k कैप वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में देखो, अगर हम लोग इस वेक्टर में इसे थोड़ा साफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पर अल्फा एंगल है x एक्सिस पे, ठीक है, a का x के साथ अल्फा एंगल है। अगर हम cos अल्फा निकालें, cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है ax और हाइपोटेन्यूज खुद a है, तो ax बाय a हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम cos बीटा निकालें, cos बीटा में भी यही हो जाएगा, बीटा के केस में बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, यानी ay बाय a हो जाएगा। अगेन अगर हम cos गामा निकाले जो यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल नहीं है, तो उसका आंसर भी az बाय a आएगा हमारे पास, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। अगर हम मान लो इनका स्क्वायर करके ऐड करने की कोशिश करें, यानी हम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करें तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इसका स्क्वायर यानी ax बाय a का स्क्वायर प्लस ay बाय a का स्क्वायर प्लस az बाय a का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नीचे हमारे पास a वेक्टर है और ऊपर हमारे पास यूनिट वेक्टर वाला है। क्या मतलब है, ax हमारे पास क्या है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, a को रिप्रेजेंट किया है हमने ax i कैप, ay j कैप, इस तरीके से। यानी अगर हम सिर्फ x डायरेक्शन की बात करें तो a वेक्टर डिवाइडेड बाय ax, हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। यानी क्या कहना चाहते हैं कि a है x डायरेक्शन का, a ऐसा है, तो अगर हम a बाय ax करें तो आंसर क्या आ रहा है, i कैप। i कैप का मतलब क्या, 1, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये सेम डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड और x का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों का आंसर अगर हम मिला देंगे, मतलब ये एक पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट का पार्ट है, तो हम लोग ये देख पाएंगे यहाँ से कि इसको अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी ax को डिवाइड कर रहे हैं, ay को और az को हम a से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो तीनों मिला के हमारे पास आंसर 1 बना रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ टोटल ये नहीं है, आगे भी है हमारे पास, y कैप भी है और j कैप भी है और k कैप भी है। तो हम इस आंसर को लिख सकते हैं ax बाय a का होल स्क्वायर प्लस ay बाय a का होल स्क्वायर प्लस az बाय a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये होता है हमारे पास कोसाइन लॉ। देखो लेकिन अगर ये बात क्लियर नहीं हुई हो तो दूसरा तरीका हम क्या देखेंगे, ये वाला। देखो इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, तीनों का एलसीएम a आ जाएगा, तो यहाँ से a का स्क्वायर ही आ रहा है बेसिकली, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। और ax ay az मिलके a ही बना रहे हैं, तो ये आंसर a स्क्वायर बाय a स्क्वायर आएगा, जो कैंसिल होकर आंसर 1 देंगे हमें, इसीलिए ये लो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डायरेक्शनल कोसाइन। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेक्टर रेजोल्यूशन।
जिसे हम वेक्टर डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, ये फिजिक्स में और स्पेशली काइनेमेटिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने देखो क्या किया था, पॉलीगन लॉ पढ़ा था, जिसमें हम जितने वेक्टर चाहें उतने जोड़ के एक रिजल्टेंट बना देते थे। अब हमें उल्टा करना है, यानी एक रिजल्टेंट वेक्टर को हमें ब्रेक करना है, रिजॉल्व करना है या डिकम्पोज करना है कुछ वेक्टर्स में। तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसे देखो यहाँ पर होगा, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसको मुझे रिजॉल्व करना है। तो तरीका मेरे पास क्या है, एक तो ट्राइंगल लॉ लगा दो कि यहाँ पर लगाया कुछ बी और ये सी वेक्टर, तो इनका एडिशन ए आ गया। या फिर इसी ए वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पॉलीगन लॉ शुरू किया। यहाँ से एक वेक्टर, फिर ये चलते चले जितना चाहे, देखो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, घूम कर आओ, पूरा सब कुछ घूम कर आओ, वापस वापस वापस, और ये देखो, इसका मतलब हम इनफाइनाइट वेक्टर से भी इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी हमें, किस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे। तो हम एक स्पेसिफिक वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं जो कि है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, यानी हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल होता है यानी कि 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में इसे तोड़ना चाहते हैं, मतलब जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो। हम यानी या तो एक्स डायरेक्शन में तोड़ेंगे या वाई में तोड़ेंगे या जेड में तोड़ेंगे, एक इस तरीके से जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे कि ये बी और सी में अगर हम इस वेक्टर को तोड़ें तो बी और सी एक दूसरे के 90 डिग्री है। अब ये करेक्ट है, ये रेक्टेंगुलर है, ऑर्थोगोनल है। तो हम उन्हीं वेक्टर में सीखेंगे कि रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। देखते हैं, अगर हम एक प्लेन की बात करें, मतलब एक्स और वाई प्लेन के, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक्स और वाई एक प्लेन है, और अगर जेड भी आ जाए तो वो स्पेस हो जाता है। स्पेस में हम एक वेक्टर को 3 वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, जबकि प्लेन में सिर्फ 2 ही वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये एक्स है और एक ये वाई है हमारे पास, और एक अपने पास ये वेक्टर हम ले लेते हैं, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और हम इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, क्योंकि एक्स और वाई ऑर्थोगोनल है, दूसरे के 90 डिग्री है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से देखो हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। इस तरीके से हम इसे 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहते हैं। मान लो ये एक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, थीटा एंगल बनाता है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये अपने पास आएगा एक्स कंपोनेंट, और ये जो आएगा ये आएगा इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। या हम इसे अगर ए वाई लिखना चाहें और इसे ए एक्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें कॉस थीटा एक्स के फॉर्म में, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ए एक्स, बाय हाइपोटेन्यूज है ए। सिमिलरली साइन थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए वाई है हमारे पास, ए वाई बाय ए आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ए एक्स की वैल्यू निकालें, ए एक्स यानी इसकी वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ से ए वाई की वैल्यू अगर निकाली तो आया ए साइन थीटा। तो यानी ए एक्स की वैल्यू अपने पास आएगी ए कॉस थीटा और ए वाई होगा ए साइन थीटा। ये बात हमें समझ में आ रही है अच्छे से। तो रिजॉल्विंग वैसे यही होती है, पर हम ये पोर्शन बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे जल्दी से कैलकुलेट करना होगा। तो हम याद रखने के लिए क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि जो भी एंगल टचिंग होता है, जिस भी कंपोनेंट से एंगल टच कर रहा होता है, वो कंपोनेंट हमेशा कॉस का कंपोनेंट होता है, और जिससे नॉन टचिंग होता है वो साइन का कंपोनेंट होता है। जैसे कि मान लो अगर अल्फा एंगल होता हमारे पास, ये वेक्टर होता ए, इसे हमें इस तरीके से 2 में रिजॉल्व करना होता, और यहाँ पर अल्फा वेक्टर हमें दिया होता, एंगल अल्फा दिया होता, तो हमें ये पता होना चाहिए ये है ए कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि ये टचिंग है तो टचिंग कॉस होता है, कॉस ऑफ अल्फा हो जाता, और ये बन जाता साइन ऑफ अल्फा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो भी एंगल के टच कर रहा होगा वो होगा कॉस कंपोनेंट, और जो एंगल के टच नहीं कर रहा होगा वो होगा साइन कंपोनेंट। हम लोग यहाँ से डेराइव करके भी देख सकते हैं। अब एक चीज़ बाकी, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी वेक्टर को हम सिर्फ ऐसे ही इसी तरीके से तोड़ेंगे, 90 डिग्री में तोड़ेंगे, पर सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर ए वेक्टर है और हम लोग को तोड़ना है उसे इधर इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये भी एक्स ही लग रही है, मान लो तोड़ना है इस तरीके से थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है, तो ये आ जाएगा वाई कंपोनेंट, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। ये ए वेक्टर है, इसे यहाँ पर और यहाँ पर तोड़ना है, तो हम देखेंगे एंगल कौन सा गिवन है। अगर ये हमें पर थीटा गिवन है तो ये ए कॉस थीटा यहाँ पे लाई करेगा,
और a sin थीटा यहाँ पर। तो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में कैसा भी दिया हो, इस तरीके से दिया है तो आपको उसे किसी भी 90 डिग्री में तोड़ना हो इस तरीके से, तो बस कंपोनेंट के बीच में हमें 90 डिग्री बनाना है और एंगल के साथ वाले को कॉस कंपोनेंट बनाना है, ऑपोजिट वाले को साइन कंपोनेंट बनाना है। ये होता है सिंपल रेजोल्यूशन का लॉ, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, लेकिन अगर हम एक वेक्टर को खुद के ही एक्सेस में तोड़ना चाहें, जैसे ये ए वेक्टर है, हम चाहें कि एक तो यही टूट जाए और एक 90 डिग्री टूट जाए, तो क्या करेंगे, खुद के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, 0, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos 0 और ये कंपोनेंट हो जाएगा a sin 0। cos 0 तो 1 होता है, तो यानी यहाँ से a खुद आ गया और sin 0 हो जाता है 0, तो ये कंपोनेंट ही कैंसिल हो गया, तो वो वेक्टर खुद के लॉन्ग आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना चाहें, जो कि हम काइनेमेटिक्स में बहुत बार करते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है मान लो, तो हमने माना कि एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे, जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गई, तो ये हो गया यहाँ मूव कर गई, ये हो गया एस, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये थी, तो हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक वेक्टर ले सकते हैं इनिशियल पोजीशन के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, r1 ले लेते हैं या ri ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा r फाइनल rf ले लेते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अब हमें देखो वेक्टर क्या दिख रहा है, आर आई प्लस एस इज इक्वल टू आर एफ, ऑर्डर में साफ दिखाई दे रहा है, आर आई प्लस एस इज इक्वल टू आर एफ। इसका मतलब एस की वैल्यू यहाँ से आ गई आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता भी है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसके अलावा अगर हम खुद से उसे कई डिस्प्लेसमेंट में तोड़ना चाहें, तो देखो बॉडी यहाँ से यहाँ आई है, हम लोग इसे बीच में बहुत बार चला देते हैं इस तरीके से, ये 3 जगह मूव करवा दिया और फिर ये आ गया। ये भी देखो ये तीनों ऑर्डर में है और ये इनका रिजल्टेंट है। तो अगर ये S1, S2 और S3 है, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 इस तरीके से। तो हम डिस्प्लेसमेंट को जैसे एक वेक्टर को जैसे चाहें वैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये गिवन हो तो हम इस तरीके से कर लेंगे, वरना इजीली कैलकुलेट हम इसी तरीके से काइनेमेटिक्स में करते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार ट्रेवल्स 20 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट, 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 10√2 मीटर साउथ वेस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट में अगर ब्रेक है तो हम उन सबको ऐड करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें हर वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं बना कैसे। 20 मीटर नॉर्थ का मतलब हुआ इस तरीके से, ये हो गया 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है 20 मीटर। उसके बाद 10 मीटर ईस्ट हमारे पास ऐसे दिखेगा 10 मीटर, ठीक है, थोड़ा छोटा दिखा सकते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता लगे, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और 20√2 मीटर हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ इधर है ईस्ट इधर है, तो इस तरीके से आ जाएगा, जो ये 45 डिग्री बनाता है हमारे पास ईस्ट के साथ है, ये मैं पता रखना है। ये है 20√2, ठीक है। यूनिट हम चाहे तो लिखें चाहे नहीं लिखें, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरीके से एक वेक्टर है 10√2 जो कि साउथ वेस्ट में है, साउथ इधर होगा वेस्ट इधर होगा, तो इस तरीके से हो गया, और ये भी बनाएगा वेस्ट के साथ 45 डिग्री। इसकी वैल्यू है 10√2 मीटर। अब देखो हमें इन चारों वेक्टर को ऐड करना है, तो हमें स्मार्टली बस इन्हें ऐड करना हुआ, क्योंकि नॉर्मली भी आप ऐड करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाए, आंसर आ जाएगा। इन्हें अलग अलग तरीके से ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। अभी देखो हमें ये साफ बात दिखाई दे रही है कि ये वेक्टर जो है और ये वेक्टर है एक दूसरे की 180 डिग्री है, क्योंकि ये है नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से, ये वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये है साउथ वेस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में है और ये है साउथ वेस्ट में। यहाँ पर इन दोनों का एंगल 180 है। 180 एंगल होने का मतलब कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1, डायरेक्टली दोनों माइनस हो सकते हैं, और आंसर क्या आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बड़ा है। तो 20√2 में से 10√2 अगर हम माइनस करते हैं, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो नेगेशन है वेक्टर ऑलरेडी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 10√2 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, और ये 45 डिग्री बना रहा है, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 वेक्टर बचते हैं, एक ये 20 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10√2 मीटर। अब देखो हम इसे नॉर्मली लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 20 मीटर वाला वेक्टर, यहाँ लिखते हैं 10 मीटर वाला वेक्टर, और ये इसके साथ 45 बना रहा है 10√2 वाला, ये 45 डिग्री बना रहा है, हम जानते हैं। इसे हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर हम रिजॉल्व करना चाहें तो इस कंपोनेंट में इसे रिजॉल्व किया
तो एक्स एक्सिस में क्या आंसर आएगा, टचिंग कंपोनेंट है 45 डिग्री से, तो ये आंसर आएगा 10√2 cos 45 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो आएगा 10√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो 10√2 cos 45 होता क्या है, 10√2 cos 45 1/√2 which is equal to 10. Similarly 10√2 sin 45 is 10√2 sin 45 again 1/√2, आंसर इज 10। तो अब हम सिंपली इसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ x डायरेक्शन में आ गया और y डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ से बचा x डायरेक्शन देखते हैं, पहले 10 पहले से था और इसका 10 आ गया, तो 10 + 10 i कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में i कैप लिखते हैं, और y डायरेक्शन में 20 पहले से था, 20 + 10 अभी हमने कैलकुलेट किया, 20 + 10 j कैप। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आई, आंसर हमारे पास आ गया 20 i कैप + 30 j कैप। दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी की। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये काम नहीं करना है तो आप चारों वेक्टर को ऐड करने की कोशिश करेंगे एक एक स्टेप पे। पहले इन दोनों को ऐड किया, रिजल्ट निकाला, फिर इनके साथ ऐड किया, आंसर यही आएगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसे ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।